morning everyone. Today we will be starting with the chapter that is automated business process in your paper that is enterprise information system. आपके EIS enterprise information system में जो subject है that is divided into 5 chapters. जैसा कि आप देख सकते हैं 5 chapters में divided है. सेग्रीगेशन किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है. हम आज जो चैप्टर से स्टार्टअप करेंगे दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस. ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस. इसी चैप्टर में हम लोग डील करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, रिस्क्स के बारे में, बीपीए के बारे में. स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बी डिस्कसिंग. इसी चैप्टर में आपका एक पोर्शन है फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो डायग्राम का, जिसके बारे में विल बी डिस्कसिंग एंड विल बी हैविंग अ सेपरेट चैप्टर जहां हम सारे आपके फ्लो चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिंबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और बाकी के रेलिवेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. फिलहाल हम स्टार्टअप करते हैं द फर्स्ट टॉपिक विच इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, देखो आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरली क्या होता है, 50 नंबर का आपका आईटी का पेपर है, 50 नंबर का आपका ईआईएस दैट इज पहले आईटी था अब ईआईएस है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और 50 नंबर का आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है. ठीक है, ऐसी डिवीजन है. यू कांट राइट एनीथिंग ऑफ योर ओन, मतलब मन से ऐसा पाबंदी नहीं है कि आप अपने मन से नहीं लिख सकते, बट इस पेपर में स्पेसिफिकली इस पेपर में जो कंटेंट है उसे समझ के ही आपको लिखना पड़ेगा. एसएम के पेपर में क्या होता है ना, फिर भी अगर आप चीजों को जान गए हो तो आप थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज या वेरिएशन कर सकते हो, बट इन सारे टॉपिक्स में मन से क्या लिखोगे, वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा एंड इट वुड नॉट फेच यू एनी मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. तो इन सब्जेक्ट्स में, इन टॉपिक्स में एग्जामिनर वांट्स you write what is appropriate, what is to the point and what is the context in the matter. अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज लिखो. It is no restriction that you cannot use your own language or simple language. अगर आपने टॉपिक समझ लिया है अब आप उसको अपने मन से लिख सकते हो, बट उसके लिए जरूरी है समझना कि ये टॉपिक बोल क्या रहा है. कुछ भी नहीं लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा. EIS की हम बात करें, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है. EIS एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी हो छोटी हो, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं. अब कई तरह से इंफॉर्मेशन या कई जगह से इंफॉर्मेशन आते हैं उसमें, चाहे तुम सेल्स का ले लो, मार्केटिंग का ले लो, फाइनेंस का ले लो, अकाउंटिंग का ले लो. डेटा या इंफॉर्मेशन कई जगह कई सोर्सेज से आवश्यकता होती है. EIS का क्या काम होता है, बेसिकली EIS का काम होता है जो डेटा अलग अलग जगह पे बटा हुआ है उनको एक जगह सेंट्रलाइज्ड करना. क्या फायदा होगा, तुम्हें कोई भी डेटा चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी या इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो सेल्स रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंटिंग रिलेटेड हो, EIS मेक श्योर कि ऑल द डेटा विच आर स्प्रेड ओवर इन वेरियस एरियाज इज सेंट्रलाइज्ड इन अ रिपोजिटरी फॉर्म. पहला फायदा. देखो अगर सारा डेटा एक जगह एकत्रित है तो क्या हम कह सकते हैं वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ डेटा को हैंडल करने में आसानी होगी, समय की बचत होगी. एक सेल्स पर्सनल है, अब उसको ऑर्डर करना है इन्वेंट्री के लिए, तो अब अगर वो ऑर्डर करेगा तो उसको जानकारी भी तो होनी चाहिए कि स्टॉक कितना है. तो पहले वो जानकारी ले कि कितना स्टॉक है, उस बेसिस पे वो ऑर्डर करेगा, तब जाकर के स्टॉक आएगा. तो वो जो समय जो बट रहा है ना, जो लग रहा है, उसको कम करने के लिए EIS इंश्योर करता है कि काम में और ज्यादा एफिशिएंसी आए, जिसके तहत डेटा जो फैला हुआ है हर जगह वो सेंट्रलाइज्ड हो गया. साथ ही साथ किसी भी डिसीजन लेने में रुकावट ना आए, समय ना लगे. EIS ऑल्सो इंश्योर करता है, जैसे ही सोचो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्डर मिला,
गुड्स जो है वेयरहाउस से निकला, वेयरहाउस में बन के गुड्स तैयार होकर के रखा गया है, ऑर्डर मिला आपको, वेयरहाउस से गुड्स निकला, तुरंत वेयरहाउस फैक्ट्री को इन्फॉर्म करेगा कि इतना स्टॉक अब निकल गया। अब उसको भरने की भी तो जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ताकि दोबारा से कोई ऑर्डर आए तो उतना वहां पे मौजूदा रहे। स्टॉक भर गया वापस से, कस्टमर को इनवॉइस काट करके दे दिया, काट करके दे दिया। अब जो कस्टमर रिलेटेड पर्सन है या इंचार्ज है वो ट्रैक करेगा कि उसको टाइम से डिलीवरी मिल जाए। तो ये सारा एक फ्लो, एक चेन में काम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, सबको अपना अपना काम पता है करना। और यही क्या होता, वेयरहाउस से अगर गुड्स निकल करके चला गया और वेयरहाउस ने फैक्ट्री को अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो वो तो स्टॉक वहां पे खाली हो गया। फिर दोबारा अगर कोई ऑर्डर आता, उतना स्टॉक तो वहां पे बरकरार है नहीं, तो अब क्या होता, ऑर्डर को रिजेक्ट करना पड़ता, किस कारणवश, स्टॉक ना होने के कारणवश। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको ध्यान रखना होगा। इन शॉर्ट ईआईएस का मतलब होता है या ईआईएस का काम होता है कई तरह पे, कई जगह पे जो डेटा स्प्रेड आउट है, जो डेटा फैले हुए हैं, उनको एक जगह एकत्रित करना, वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ डेटा को हैंडल करना, कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको कम करना, ताकि डिसीजन लेने में और आसानी हो। लिखिएगा, EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, it is an information system, it is an information system which provides efficiency in the working of the enterprise. Numerous of data be it in the form of sales related, comma, marketing related, comma, finance related, comma, accounting related, are very much relevant for the purpose of are very much relevant for the purpose of operation of the enterprise. EIS has the following benefits or features. EIS has the following benefits or features. Roman 1, centralized repository of data which are spread out in various areas. Centralized repository of data which are spread out in various areas. Roman 2, handling voluminous nature of data. Handling voluminous nature of data. Time saving. Roman 4, deals with complex situation. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एग्जाम्पल, when an order is made, the stock moves out from the warehouse, comma, warehouse informs the factory to replenish
comma, accounting department is informed to send the invoice to customer. Accounting department is informed to send the invoice to customer, comma, customer service representative tracks the progress of the order. ठीक है, फुल स्टॉप. मतलब अगर आपके एग्जाम में EIS के ऊपर अब क्वेश्चन आता है, आप लिख सकते हो, यू कैन एक्सपेक्ट 2-3 नंबर का क्वेश्चन फॉर EIS. ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखाया है, अगर आप देखोगे तो इस तरह का बाइफर्केशन आपके मटेरियल में है नहीं. इससे क्या होता है पता है, याद करने में थोड़ा आसानी होता है, इसीलिए चीजों को ब्रेकअप करके बेनिफिट और फीचर करके लिखा है. अब इसमें अगर ये पॉइंट भी याद हो गया ना, सेंट्रल रिपोजिटरी, वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ डेटा, टाइम सेविंग, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, तो इसको अब और ज्यादा इलेबोरेट करके आप लिख सकते हो, बट ये वर्ड्स आने चाहिए. अब मैम मन से लिखे, मन तुम लोगों का बहुत खराब है, इसलिए मन से नहीं लिखना. ठीक है, क्योंकि मन से तुम लोग ऐसा लिखोगे, एग्जामिनर को भी सोचने में पड़ जाएगा कि हम कितना नंबर दें, ऐसा मन से लिखा है वाहियात टाइप. तो इसीलिए ऐसा लिखना है जो रिलेटेड हो, जो रेलिवेंट हो टू द टॉपिक हो. तो ये अगर टर्म्स आ रहा है, अब इसको अगर आप इलेबोरेट करके लिख रहे हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कर सकते हो कि थोड़ा हम और एक्सपैंड करके लिख दिए, बट एटलीस्ट मैटर तो आना चाहिए. कुछ भी नहीं लिख सकते. EIS के ऊपर अब अगर क्वेश्चन आता है, हमको पता है EIS का मतलब क्या होता है, जो डेटा कई जगह पे स्प्रेड आउट है, जो हमको डिसीजन मेकिंग में, काम करने में, ऑपरेट करने में जरूरत होते हैं. EIS एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो सारे डेटा को एक जगह एकत्रित करता है. एकत्रित करने के बाद क्या होता है, उन डेटा को अपने डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वो दिशा दिखाता है. कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी और उन डेटा को हैंडल करने में मददगार होता है, ताकि जो मेरा समय कट रहा था डिसीजन लेने में, उसमें बचत होती है. ये काम होता है EIS का. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बिजनेस प्रोसेस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. Write down next topic, that is business process and business process management. Business process and business process management. बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस काम करना, प्रोसेस मतलब तरीका, स्टेप्स, एक्टिविटी जिसके तहत काम कर रहे हो. तो इकट्ठा बिजनेस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, तरीका या स्टेप्स या एक्टिविटी जिसके तहत हम काम कर रहे हैं. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मेरे को स्टेप्स पता है, मेरे को सेट ऑफ एक्टिविटीज पता है, बट किस सीक्वेंस में जाएगा वो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है. मतलब फॉर इंस्टेंस 1 2 3 4 स्टेप्स है जो हमको फॉलो करना है. अब उसमें से स्टेप नंबर 4 लास्ट में ही आएगा, ये हमको BPM बताता है. 4th स्टेप को अगर हम पहले कर देंगे स्टेप नंबर 1 में, तो काम मेरा खराब हो जाएगा. तो सिमिलरली बिजनेस प्रोसेस का मतलब होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज, लिखाएंगे अभी हम, या स्टेप्स टू ऑपरेट. ऑन द अदर हैंड BPM क्या बताता है, sequence and the series of operation. समझ आ रहा है? ठीक है, अब अपने लोगों को क्लासिफिकेशन अगर करें बिजनेस प्रोसेस को 3 भागों में या 3 प्रोसेस में बटा हुआ है. बिजनेस प्रोसेस, ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है, पहले बातचीत कर लेते हैं. ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस. अब बिजनेस प्रोसेस यानी काम करने का तरीका या क्या क्या स्टेप होंगे. पहला ऑपरेशनल प्रोसेस. ऑपरेशनल प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेशनल प्रोसेस वो सारा प्रोसेस है, वो सारा स्टेप है जिसके तहत आप अल्टीमेटली वैल्यू टू कस्टमर प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहे हैं,
वो सारी एक्टिविटी, वो सारी फंक्शनिंग जिसके तहत डायरेक्टली यू आर डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर, ऑर्डर प्लेस होने से कैश मिलने तक का सारा काम ऑपरेशनल होता है। सपोर्ट नाम से ही पता चल रहा है मददगार। सपोर्ट नाम से क्या पता चल रहा है? सेकेंडरी या मददगार। मतलब ये डायरेक्टली वैल्यू टू कस्टमर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट ये काम करने के लिए इसकी मदद की आवश्यकता है। सपोर्ट कैसे? मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा उनका, पर्सनल का कैसे उनको टाइम टू टाइम हम उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, करियर डेवलपमेंट दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें ही तो काम करना है। भले काम इस तरह से या ऑपरेशनल प्रोसेस से हो रहा है, बट उनको काम करने में मदद कौन दे रहा है? सपोर्ट एक्टिविटी मदद दे रहा है। मैनेजमेंट प्रोसेस ये क्या होता है? अगेन काम काज पे, एक्टिविटी पे नियंत्रण रखना, मॉनिटरिंग करना, ट्रैक और ट्रेस करना कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ी हुई है, गवर्नेंस ध्यान देना, क्या क्या रूल्स एंड लॉज है उनको फॉलो करना, टाइम टू टाइम बाकी की चीजों को देख रेख करना, वो होता है मैनेजमेंट प्रोसेस। एक बार फिर से हम बात करते हैं, हम बात किए बिजनेस प्रोसेस के बारे में। बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बेटा बार बार ये बात बोलेंगे, यहीं से पढ़ के याद करने की कोशिश करो, बिकॉज EIS जो सब्जेक्ट है आपका, पढ़ोगे घर बैठ करके तुम्हें बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ये लगेगा कि बस का नहीं है मेरे। जनरली है, आज जाके किताब उठा के पढ़ना, अगर तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं जितनी चीजें हम बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करिए। बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटी जिसके तहत काम कर रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? उन एक्टिविटी को किन क्रम में, किस सीक्वेंस में हमें लगा करके काम करना है। क्लियर? बिजनेस प्रोसेस कितने भागों में या कितने कैटेगरी में बटा हुआ है? मेरे को देख करके बात करो। 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। क्या नाम है? ऑपरेशनल, सपोर्ट, मैनेजमेंट। ऑपरेशनल नाम से पता चल रहा है ऑपरेट करने वाला काम, जो कि डायरेक्टली वैल्यू किसको दे रहा है? कस्टमर को दे रहा है। ऑर्डर मिलने से कैश मिलने तक, ऑर्डर मिला और अल्टीमेटली कैश की रिकवरी हुई और उसका ट्रांजैक्शन या उसका लेजर में कैसे पोस्टिंग हुई है, वहां तक वाला काम होता है ऑपरेशनल प्रोसेस। सपोर्ट मददगार, सेकेंडरी एक्टिविटी, वो किसके लिए होता है? वो भले वैल्यू टू कस्टमर डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट बिना उसकी मदद से भी काम नहीं हो पाएगा। कैसा काम? रिक्रूटमेंट, लोगों का ट्रेनिंग करना, करियर डेवलपमेंट, उनको और ज्यादा कैसे अपॉर्चुनिटीज दी जाए। थर्डली मैनेजमेंट प्रोसेस, काम पे नियंत्रण रखना, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल रखना, मैनेजमेंट प्रोसेस का काम होता है। लिखिएगा, बिजनेस प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज a set of activities or steps which are required to achieve the organizational goals and objective. Whereas BPM, business process management, defines the series and sequence of operations of the business process, and it also helps in improving the process, Next line, categories of business process, 3 कॉलमनर फॉर्म में लिखिएगा। कैटेगरी ऑफ बिजनेस प्रोसेस पहले में लिखिएगा, जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस
सपोर्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस के नीचे लिखिएगा द प्रोसेस which helps in delivering value to customer and deals with the core business the activities which helps in accomplishment of business objective, example, order to cash, the cycle can be divided as below. कस्टमर ऑर्डर पहले मिलेगा, कस्टमर ऑर्डर कॉमा ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉमा डिलीवरी नोट कॉमा इनवॉइसिंग कॉमा कलेक्शन कॉमा अकाउंटिंग। पहला क्या लिखे? कस्टमर ऑर्डर। सबसे पहले कस्टमर ऑर्डर करेगा, दूसरा क्या है? उसके ऑर्डर को सेटिस्फाई किया जाएगा, तीसरा क्या है? डिलीवरी नोट उसको दिया जाएगा, चौथा क्या है? इनवॉइस मिलता है उसको, पांचवा पेमेंट जो है उससे मिल रहा है अपने को। अब वो पेमेंट प्रॉपरली लेजर में पोस्टेड हुआ है कि नहीं, उसकी अकाउंटिंग को देखरेख करना। तो ये सारा मेन काम ऑपरेशनल काम है कि नहीं, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मददगार है कि नहीं। अब इसको बैठ के याद करोगे, ऑर्डर प्रोसेस, याद करने की जरूरत नहीं ना है। कस्टमर ऑर्डर देगा, उसके ऑर्डर को पूरा करेंगे, इनवॉइस काट के देंगे, पैसा मिलेगा, पैसे की अकाउंटिंग होएगी, वो काम है ऑपरेशनल प्रोसेस का। तो थोड़ा लॉजिकली चीजों को सोचने की जरूरत है एज कंपेयर्ड चीजों को रटने से, ठीक है। सेकेंडली वी वुड कम टू लिखिएगा सपोर्ट प्रोसेस में, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी प्रोसेस, although it does not deliver directly value to customer, but indirectly helps in accomplishment of the objective. Indirectly helps in accomplishment of the objective. Hiring of right person for the right job, to achieve the desired target. Example, human resource management has the following functions to perform: recruitment, goal setting, training, career development, performance measurement. अब अगर अलग से पूछेगा क्वेश्चन तो लिख सकते हो कि नहीं,
सपोर्ट मतलब मेन काम को पूरा करने के लिए वो काम जो कि भले डायरेक्टली वैल्यू कस्टमर को नहीं दे रहा है, बट बिना उसकी मदद के पूरा काम मेन टास्क जो है वो भी पूरा नहीं होगा। अब एचआर का क्या काम होता है? सही पर्सन अपॉइंटेड है कि नहीं, उसको कैसे ट्रेनिंग दें, उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में बताएं, उसको कैसे करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दें, साथ ही साथ जो वो काम कर रहा है उसको मेजर करें। थर्डली, मैनेजमेंट प्रोसेस में लिखिएगा, मैनेजमेंट प्रोसेस it mainly ensures measuring comma, it mainly ensures measuring comma, monitoring and controlling of the activities related to business procedure and system. Example, governance, budgeting, strategic planning. ठीक है? Next topic, and it can be said as one of the important topic जिससे आप एक long question expect कर सकते हो। अभी तक जो मैंने बोला उसके ऊपर you can expect a short question या छोटा question 2 नंबर का expect कर सकते हो कि EIS के ऊपर short notes लिखने के लिए आ गया, या तुम category of business process के ऊपर question आ गया, तो ये expect कर सकते हो। तीसरा would be या third topic would be BPA, business process automation. Business process automation का मतलब क्या होता है? कई तरह की एक्टिविटी जो कि अलग अलग तरह से काम कर रही हैं और मदद कर रही हैं। बीपीए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत अलग अलग काम जो अलग एस्पेक्ट से हो रहा है, फाइनेंस, मार्केटिंग या सेल्स, उन सब का काम यही अकेले कर रहा है। इट इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम जिसके तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो इंडिविजुअली इन अलग अलग एरिया या अलग अलग डिपार्टमेंट से काम हो रहा था वो सारा काम अब ये कर रहा है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो मैनुअली काम हो रहा था उसकी जगह इसे क्यों लाया गया, क्या एरर्स आ रहे थे जिसके चलते बीपीए को लाना पड़ा। सिंपल सी बात है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेशन प्रोसेस जो कई तरह के ये न्यूमरस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है जो कि इंडिविजुअली अलग अलग काम कर रहे थे, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग। इससे क्या होता है, और ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव होती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एरर्स की जो ज़्यादा गलतियां होती हैं या चांसेस रहते हैं उसे कम करने को किया जा सकता है। धीरे धीरे उसमें कम होता है, रिस्क भी जो होता है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होता है। ठीक है, पहले मतलब लिखते हैं बीपीए का। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड automation of activities or services that accomplish a specific function in place of different functions of company's activities including sales, management, supply chain, sales, management, supply chain, human resources. Simply speaking, BPA is used to operate efficiently and effectively. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए।
नाम लिखिएगा ऑब्जेक्टिव्स का। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ? डेटा उसी को मिल रहा है जो उसे चाह रहा है या जिसके पास उसका हक है। मतलब कोई भी दूसरा इंसान जिसके पास असेस नहीं है, जिसको अथॉरिटी नहीं है, वो उस डेटा को व्यू नहीं कर सकता है। ये कौन इंश्योर करता है? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के तहत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये मददगार है, ये बेनिफिटेड है। एज कंपेयर्ड अगर सारे कागज पत्तर एक जगह रखे हुए हैं, सारी चीजों पे नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कोई भी आकर के उसमें से डेटा को चेक कर सकता है, तो बीपीए इंश्योर करता है ओनली द पर्सन हु रिक्वायर द डेटा इज ऑथोराइज्ड टू व्यू द सेम। दूसरा, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब डेटा में चेंज, छेड़छाड़ और बदलाव बिना अथॉरिटी के नहीं किया जा सकता है। मैनिपुलेशन कह सकते हो, चेंजेस कह सकते हो, जो कि मैनुअली बहुत पॉसिबल है, इसके तहत पॉसिबिलिटी बहुत रिड्यूस की जाती है। तीसरा, अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हम आज डिसीजन लेने के लिए डेटा के लिए बैठे हैं तो हमको समय लग रहा है कि अरे वो वाला कागज लेके आओ, वो वाला पेपर लेकर के आओ। बीपीए इंश्योर करता है राइट डेटा इज अवेलेबल एट राइट टाइम, जब जरूरत तब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमलीनेस क्या होता है? समय जो लग रहा था खोजने में वो बच रहा है, इंश्योर कर रहा है। तो इनको आपको हेडिंग्स के साथ केवल याद करना है। CIAT, C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी, T फॉर टाइमलीनेस। किसी भी ऊपर नीचे फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यही टर्म्स यूज होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। अब बीपीए का क्या फायदा है? रोमन 1, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। डेटा की क्वालिटी और साथ ही साथ डेटा की कंसिस्टेंसी बरकरार रखी जाती है बीपीए की मदद से। रोमन 2, टाइम सेविंग। रोमन 3, रिलायबल। रोमन 4, improve efficiency. Roman next, reduced cost. Reduced cost. जो खर्चा बाकी के सिस्टम के तहत मेंटेन करने के तहत लग रहा था, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन में मैनेज करने में लग रहा था, वो सारा बीपीए फॉलो करने से एक इन्वेस्टमेंट और एक कॉस्ट जो है उसमें देखा जाता है कटौती हो रही है बीपीए को फॉलो करने में। फिर से हम बात कर रहे हैं बीपीए का मतलब क्या होता है। बीपीए इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम जिसके तहत कई तरह का फंक्शंस जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कंपनी की एक्टिविटीज, चाहे सेल्स ले लो, चाहे सप्लाई चेन ले लो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स ले लो, उन सबको एक तरह से एक होकर के काम कर रहा है बीपीए। क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है? इंप्रूव कर रहा है एफिशिएंसी काम करने की। हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए में, फिर हमने बात की बेनिफिट्स क्या क्या है बीपीए का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इंप्लीमेंटिंग ऑफ बीपीए या स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग ऑफ बीपीए। You can expect a direct question of steps implementing in BPA. 8 स्टेप है इसमें। स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग बीपीए या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी बीपीए को इम्प्लीमेंट करने की, और अगर हम बीपीए इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली वी कैन इम्प्लीमेंट बीपीए। अचानक से बीपीए इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि क्या कमियां हैं उसको दिखना पड़ेगा। अभी तक जो काम हो रहा था अच्छे तरीके से काम हो रहा था, डिविजन वाइज फंक्शनल सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया था और वो ऑपरेट कर रहे थे। बट अगर हम बीपीए को लाना चाह रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो
कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला स्टेप 1, व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट अ बीपीए, व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट अ बीपीए। Why we need to implement a BPA? मैनुअल काम करने के तरीके में दिक्कत आ रही थी, एरर हो रहा था, हमारा पुअर डेटर मैनेजमेंट था। मेरे को हो रहा था क्या पता है, हम पैसा दे रहे थे सामान के लिए, बट सामान आ नहीं रहा था मेरे पास, पैसा तो लग ही जा रहा था, साथ ही साथ स्टॉक भी नहीं आ पा रहा था। मतलब मैनेजमेंट में गड़बड़ी चल रहा था, इसकी देख रेख ठीक तरीके से हो नहीं रहा था, और जो कैश भी जो है इधर उधर फंसा हुआ था। इसीलिए हमको बीपीए को लाने की जरूरत पड़ी, जो कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, बताएगा टाइम टू टाइम, बिना किसी इंडिविजुअल के बताए हुए कि ये सारी चीज़ें, ये कमियां हैं जिसको आपको चेंज करना है, अलर्ट करेगा समय दर समय पे आपको। तो जिससे क्या होगा, ये जो कमियां हो रही थी आपके मैनुअल सिस्टम में, उसका एक तोड़ निकाला जा सकता है। लिखिएगा, बीपीए इज रिक्वायर्ड, इसी स्टेप में बीपीए इज रिक्वायर्ड ड्यू टू फॉलोइंग mishappenings or uncertainties prevailing, such as errors in manual process, comma, poor debtor management, comma, paying of goods and services not received, comma, poor customer service. Step 2, understand the rules and regulations to be complied. देखो, पहला, अगर हमको बीपीए इंप्लीमेंट करना, सबसे पहली बात क्या है, हमको ये जरूरत आन पड़ी है कि हम बीपीए को क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रेजेंट सिस्टम में ये सारी कमियां थी। पुअर डेटर मैनेजमेंट हो रहा था, मैनुअल जो काम हो रहा था वो गलत तरीके से काम हो रहा था, पैसा लग जा रहा था बट गुड्स और सर्विसेज मिल नहीं पा रहा था, कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारणवश इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको लाना पड़ेगा, बीपीए को लाना पड़ेगा। दूसरा, अंडरस्टैंड द रूल्स रेगुलेशन टू बी कंप्लाइड। प्रेजेंट सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के रूल्स और बाइलॉज को फॉलो करना पड़ता है, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ता है, उन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करके भी रखना पड़ता है। सुना होगा तुमने, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर टू बी केप्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड, समय के लिए, सालों के लिए, उनको कुछ साल के लिए उसे रखना पड़ता है। कितने, जनरली अ टाइम पीरियड है उसका, 8 साल के लिए रखना पड़ता है उसको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे कागज पत्तर जो हैं, तो बीपीए को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अभी जो कामकाज कर रहे हैं, जिसके तहत जो कागज, जो डॉक्यूमेंट की जरूरत हो रही है हमको, वो बीपीए आने के बाद भी उन डॉक्यूमेंट्स को कायदे से रिटेन करे, रिकॉर्ड में रखे अपने, भले उन्हें पेपर फॉर्म में ना रखे, किसी भी फॉर्म में रखे, बट एक रिकॉर्ड रखे उनका, क्योंकि दोज वुड बी रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। तो यह आवश्यकता है जो कि बीपीए को जानना है। केवल बीपीए लाने से नहीं होगा, जो अभी की स्थिति में, प्रेजेंट सिनेरियो में आवश्यकता हो रही है, वो आगे भी तो जरूरत पड़ेगी। भले आपने बीपीए ऑप्ट जरूर कर लिया, बट ये सारी चीजों को आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। लिखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू अबाइड, अबाइड मतलब फॉलो करना, मानना, टू अबाइड द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, टू अबाइड द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस
various documents and records, various documents and records are also to be kept, are also to be kept for a certain period, for a certain period, and in a specific format, and in a specific format, and hence BPA should also, and hence BPA should also adhere to the requirement of law, adhere to the requirement of law, मतलब वो भी उन लॉ का पालन करे, वो भी उन कागज पत्तर का ध्यान रखे जिन्हें हमें आने वाले कल तक, ईयर्स तक उन्हें रिटेन करके रखना पड़ेगा। बीपीए ऑप्ट करने का ये मतलब नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स को रखना था उन्हें आप हटा देंगे, उनको भी इंश्योर करना कि आपने उन्हें सहेज के रिकॉर्ड करके रिटेन करके रखा है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस, document the process we wish to, document the process we wish to automate, document the process we wish to automate, मतलब वो सारे कागज पत्तर जिन्हें हमें रखना है वो कौन से हैं, किस फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में है, फैक्स के फॉर्म में है, ईमेल के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, उनको रखना और रिटेन करना। लिखिएगा, डॉक्यूमेंट्स which needs to be, documents which needs to be captured and retained, documents which need to be captured and retained, and the format of the same, and the format of the same, whether it is in paper form, comma, fax, comma, PDF, comma, also the person involved in the processing of the document, and other ways to maintain the same, and other ways to maintain the same. Step 4, define the objectives or goals to be achieved by implementing, define the objectives and goals to be achieved by implementing BPA. गोल क्या हम अचीव करना चाहते हैं वो बीपीए को बहुत भली भांति पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली क्या उद्देश्य है, क्या तरीका है या क्या गोल है मेरा वो। द गोल शुड बी स्मार्ट, लिखाएंगे स्मार्ट का फुल फॉर्म स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइमली। स्पेसिफिक मतलब अप्रोप्रिएट और कंक्रीट है, मेजरेबल इट इज मेजर्ड कि हमको क्या करना है, परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स कि हमको क्या मुनाफा या क्या बेनिफिट होने वाला है। अटेनेबल ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसे अचीव करना असंभव हो, तो वो कैसे अचीव किया जाएगा। अटेनेबल मतलब जिसे अचीव किया जा सकता है वही हमारा गोल्स और ऑब्जेक्टिव है। रेलिवेंट, रेलिवेंट एज ऑर्गेनाइजेशन को उसकी जरूरत है, रिलेटेड है और समय पे उसको पूरा करना है। ये नहीं कि टाइम भी लग रहा है और गोल्स और अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है हमारा। लिखिएगा, द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी, the goal of the organization needs to be smart, that is
specific comma, measurable comma, attainable comma, relevant comma, timely. Step 5, engage the business process consultant. Engage the business process consultant. मतलब एक कंसल्टेंट को हायर करना जो कि मददगार होगा, जो कि अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बीपीए को इम्प्लीमेंट करने में हमें फायदा देगा। अब ऐसे ही किसी को तो आप रख नहीं सकते, उसकी क्वालिफिकेशंस देखोगे, उसको क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो रिस्क को कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे समझ रहा है, उसकी क्या क्षमता है, उसके बेसिस पे आप उसे लगा करके ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रहा है वो क्या कंसल्टेंट समझ पा रहा है, क्या उसमें इतनी ज़्यादा समझ है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए बीपीए को एक ऐसा बनाए। लिखिएगा, अ कंसल्टेंट who is capable of a consultant who is capable of identifying the present situation, comma, have experience, comma, is able to handle critical business issue, is able to handle critical business issue, should be involved for implementing BPA. Step 6, calculate the ROI for project, return, calculate the ROI for project, return on investment जो होता है। जनरली स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए, भैया आप कुछ भी करो, हमको अपना रिटर्न से मतलब है। तो बीपीए ये भी इंश्योर करे कि जो रिटर्न और बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनको टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं जिसके तहत साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट और भरोसे को भी हम बरकरार रख करके काम कर रहे हैं। लिखिएगा, द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर्स आर क्लियरली कम्युनिकेटेड which helps in making BPA a successful one, making BPA a successful one. The costs which are unrelated or irrelevant, the costs which are unrelated or irrelevant are reduced, which in turn slowly and gradually diminished, provides adequate return to the stakeholders. Step 7, developing the BPA. Step 7, developing the BPA. ये सारे स्टेप्स के बाद अब हम एक बीपीए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन को डेवलप कर सकते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को ध्यान में रख लिया, हमने रूल्स और रेगुलेशन और डॉक्यूमेंट्स को किन्हें कंप्लाई करना है उन्हें ध्यान में रख लिया, डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में है उन्हें कैसे रिटेन करना है ये भी जान लिया, हमारे बिजनेस का क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव होगा ये भी जान लिया,
साथ ही साथ हमने एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है जो कि बीपीए को इम्प्लीमेंट करने में मदद दे। रिटर्न को भी हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि बीपीए ला रहे हैं तो हमें स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी बीपीए को ध्यान में रखते हैं या बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में और ज़्यादा बेनिफिशियल हो। फिर हम एक बीपीए को डेवलप कर रहे हैं। स्टेप 8, टेस्ट द बीपीए। स्टेप 8, टेस्टिंग द बीपीए। उसे लागू करने से पहले, उसे शुरू करने से पहले टेस्टिंग की भी आवश्यकता है ताकि कोई लूप होल, कोई गड़बड़ी या कुछ कमियां तो नहीं रह गई हैं। वो होता है टेस्टिंग द बीपीए। These 8 steps are very 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 important. Important बोले तो you can and you may expect a question directly straight away throw करेगा what are the factors या steps in implementing BPA। एक बार फिर से हम बोलेंगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए एग्जामिनर वांट्स कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में लिखने के बाद ही स्टेप्स के बारे में लिखे। डोंट स्ट्रेट अवे राइट डाउन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 2-3 लाइन बीपीए के बारे में लिखो। एग्जामिनर नहीं बोलेगा लिखो, वो तो यही क्वेश्चन देगा कि फैक्टर्स या स्टेप्स क्या हैं इम्प्लीमेंटिंग बीपीए में। पहले उसको समझाओ, एग्जामिनर विल नो दैट अ चाइल्ड नोज अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट, और उसके बाद ये स्टेप्स को आपको लिखना है। भूल से भी कोई भी स्टेप ऊपर नीचे ना लिखें क्योंकि सब रिलेटेड हैं। पहले कैसे टेस्ट कर लोगे बीपीए को, ये स्टेप नंबर 1 तो नहीं हो जाएगा। पहले ये सारी चीज़ों को स्टेप वाइज ही लिखना है। लास्ट वुड बी द टेस्टिंग ऑफ बीपीए। तो इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है। अब अगर ये क्रम या सीक्वेंस याद हो गया, अब इससे रिलेटेड आप 1-2 लाइन मन से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बट द थिंग इज यू मस्ट नो कि क्या लिखना है, उसके बाद उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। दैट वुड बी नो सच इशू। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM। ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क का मतलब क्या हुआ, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क या अनसर्टेनिटी जो कि आपके सिचुएशन में, आपके कंट्रोल में नहीं है, उन रिस्क को मैनेज करना, उन रिस्क को, इवेंट्स को होने से रोकना, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। जनरली ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो देखरेख करते हैं, प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं कि कल को फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी होगी तो हाउ वी वुड फेस टू इट। देखो सिचुएशंस आर बियॉन्ड कंट्रोल। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप उनका एक सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते बिकॉज आपके रीच में नहीं है। हाँ, उस नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। इंश्योरेंस वगैरह क्यों लिया जाता है, नुकसान को थोड़ा सा कम किया जाने के लिए। हाँ, उस नुकसान को रोका नहीं जा सकता जो होने वाला है, बट हाँ उसका लेवल ऑफ इफेक्ट जो होता है उसे कम किया जा सकता है। तो वो सारे ERM कंसिडर करता है कि कैसे कैसे हम रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे डिवाइड और बाइफरकेट कर रहे हैं। कई तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट में होती हैं, उन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना, उन्हें थ्रेट के रूप में ना लेकर के उसको अपने हित में और फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ताकि वो थ्रेट भी बदल के अपॉर्चुनिटी में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। जैसा कि हमने ऐसे में बात किया था कि अगर कोई कॉम्पिटिटर नया इमर्ज होकर के आ रहा है, ये एक थ्रेट होता है, बट अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लो और अगर आप उसको अच्छे तरीके से तैयारी के साथ डील करो तो यू आर कन्वर्टिंग दैट थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। कई तरह के डेटा वगैरह रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब डेटा का आपके पास प्रॉपर बैकअप है कि नहीं है, सबका एक आपने एक सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। देखो अपने तरफ से तो इंसान तैयारी जरूर करता ही करता है ताकि रिड्यूस कर सके रिस्क को, बाकी जो होना है दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। ERM का मतलब होता है वो सारे तकनीक, वो सारे प्रोसीडियर जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान आउट करते हैं रिस्क को कम से कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ जो उसका प्रभाव होने वाला है उसे
मिनिमाइज किया जा सके। लिखिएगा, ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इफेक्टेड बाय एन entity's board of director, comma, management and other personnel applied in strategic setting. Risks are referred to as uncertainties. Risks are referred to as uncertainties, situations beyond control. However, certain processes are to be followed through which risk could be minimized, Roman 1, benefit of ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। क्या फायदा होता है अगर हम ERM को फॉलो करते हैं? रोमन 1, अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटजी। रिस्क क्या मेरे को होने वाला है उसको कंसिडर करते हुए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिस्क को बहुत बड़ा मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो हम क्या करेंगे और तब क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो उससे क्या होता है, मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी बनती है कि हमें अगर बुरे रूप में प्रभाव पड़ रहा है तो हम उसे कैसे डील कर रहे हैं। रोमन 2, लिंकिंग ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न। हम काम कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, रिस्क भी रहेगा। तो उस रिस्क को भी हम फेस करने के लिए तैयार हैं, जो कि मेरे ग्रोथ में एक हर्डल नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देखो, ग्रो और एक्सपेंशन तो इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, यू कैन नॉट रिमेन स्टैग्नेंट। साथ ही साथ जो प्रभाव या रिस्क इन्वॉल्व है उसे भी एलिमिनेट करते हुए हम अपने ग्रोथ के रास्ते का हर्डल को हटा रहे हैं। रोमन 3, enhance risk response decision। अब रिस्क तो हो गया है, अब उससे हम रेस्पॉन्ड कैसे करें। क्या हमने इंश्योरेंस लिया है जिसके तहत हमको कुछ फायदा मिले? देखो, अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ, अब उसको कम कैसे किया जाए, अब उसका इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इस पे ध्यान रखना है। क्योंकि हमने ऐसा किया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है या रिस्क को बांटा हुआ है, जिसके तहत मेरा जो प्रभाव पड़ रहा था वो कम हो गया है। तो ये बेनिफिट हमको कहां से मिला? ERM के तहत मिला, क्योंकि ERM ने एक पॉलिसी ऐसी बनाई है, ERM ने ऐसा फ्रेमवर्क लिया हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर लिया हुआ है जिसके तहत रिडक्शन हो रहा है रिस्क का। रोमन नेक्स्ट लिखिएगा, सीज अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि मैंने बोला, अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, उनका हम फायदा उठा रहे हैं और उन थ्रेट को किस में बदल रहे हैं? अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं और अपने हित में, अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ ERM। कंपोनेंट्स ऑफ ERM। कंपोनेंट्स ऑफ ERM। पहला, इंटरनल एनवायरनमेंट। रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, वर्क जो कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, वो कैसे असेस करते हैं।
मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का जो वर्क कल्चर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत हद तक रिस्क को प्रभाव करता है। द कैपेबिलिटी एंड द पोटेंशियल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, मतलब लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कुछ एथिकल वैल्यू तो होगा, कुछ तो होगा जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। उनका मन तो गवाही कहीं ना कहीं देता होगा कि ये सही है, ये गलत है, तो उनको ये बात पता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ये रिस्क हो सकता है। तो वो भी एक तरह का एलिमेंट होता है जिसपे नियंत्रण या कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का अंदरूनी स्ट्रक्चर ऐसा है जहां लोगों का मोराल, जहां लोगों का एथिकल कल्चर उन्हें गलत करने से रोक रहा है, वहां पे रिस्क कम होगा। होगा कि नहीं होगा? बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर एक ऐसा बना हुआ है कि नहीं, हम एडिक्वेट तरीके से ही काम करेंगे। ऑन द अदर हैंड, आप कोई ऑर्डर लेने के लिए किसी पार्टनर को या किसी एजेंट के तहत किसी को अगर ब्राइब दे रहे हो कि बस ये ऑर्डर हमको मिल जाए, तो आपको मनी मन पता है कि आपने कुछ गलत किया है, तो रिस्क तो बट ऑब्वियस है वहां पे होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे घूस लेना, ब्राइब देना एक ट्रेंड है, एक कल्चर है। तो इंटरनल माहौल कैसा है वो भी कंसिडर या वो भी प्रभावित करता है। समझ में आ रहा है जो चीजों को हम बताना चाह रहे हैं? रोमन 2 लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है और उन्हें कैसे अचीव करना है, उसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दिमाग में रखना है। उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई तरह के रास्ते में रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें आपको कंसिडर करना है और उन्हें कैसे डील करना है, दैट इज टू बी कंसिडर्ड। थर्डली, रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क हो रहे हैं उन्हें कैसे असेस किया जाए। फोर्थली, रिस्क रेस्पॉन्स। उन रिस्क के प्रति हमारा क्या रेस्पॉन्स है, हमने क्या क्या कंट्रोलिंग एक्टिविटीज लगाई है नियंत्रण करने के लिए। जो जो जानकारी, जो जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, क्या वो हमने बाकियों को कम्युनिकेट किया जिसके तहत हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें। फाइनली, उनके ऊपर एक नियंत्रण रखना, मॉनिटरिंग करना। फिर से बात कर रहे हैं, हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम के बारे में। इंटरनल एनवायरनमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का अंदरूनी वर्क कल्चर, एथिकल वैल्यू और मोरल क्या है जिसके तहत आपके एनवायरनमेंट में रिस्क को या लेवल ऑफ रिस्क को डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर वैसा कल्चर ही प्रिवेल कर रहा है कि गलत काम करना, तो बट ऑब्वियस रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट हाँ, अगर वैसा कल्चर डेवलप किया जा रहा है कि जहां लोग एथिकल वैल्यूज और मोरल के साथ काम कर रहे हैं, वहां गलत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा है और कैसे अचीव करना है। क्या गलत तरीके से अचीव करना है तो बट ऑब्वियस रिस्क इन्वॉल्व होगा, बट हाँ कायदे से और स्टेप्स के थ्रू और प्रोसेस के थ्रू अगर उसे अचीव करना है, रिस्क का रिलेवेंस कम रहेगा। रिस्क असेसमेंट, कहां से रिस्क इवॉल्व हो सकता है, किन किन एरिया से रिस्क इवॉल्व हो सकता है। रेस्पॉन्स, अब तो रिस्क हो गया, अब तो घटना घट गई, उस घटना को कैसे, इफेक्ट को कैसे हम मिनिमाइज करें। कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल या नियंत्रण अभी हम बात करेंगे आगे एक टॉपिक में। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, लोगों को ड्यूटी और जिम्मेदारियां बांट दो। एक आदमी काम करेगा, दूसरा उसको चेक करेगा, फिर वो अपने सुपीरियर को जवाबदारी देगा, तो गलतियां या एरर या रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कई तरह की जानकारियां कई सोर्सेस पे कई स्तर पे आवश्यक होती हैं, हर लेवल पे जानकारी की जरूरत होती है। अगर कहीं से तुम्हें जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो जानकारी अपने तक मत रखो, उसे कम्युनिकेट करो, वरना वो आगे चल के बड़े रूप में घातक हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Whatever information you are achieving and receiving, communicate the same. फाइनली मॉनिटरिंग और उन पे एक चेक रखना।
समझ में आ रहा है? These are the components of ERM. Again you can expect a long question from ERM. जैसा कि हमने अभी बात की, BPA के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ERM के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, EIS के ऊपर छोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है? Nextly, write down the topic that would be risk and types of risk. Risk and types of risk. Risks and type of risk. रिस्क जैसा प्लान किए वैसा हुआ नहीं, डेविएशन फ्रॉम द प्लान इज रिस्क। सब कुछ वैसा हो जाए तो बात ही क्या है? रिस्क इज व्हेन यू हैव मेड अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर समथिंग, या जब आपने एक प्लानिंग की बट वैसा हुआ नहीं, दैट इज रिस्क। रिस्क कई तरह का होता है, स्ट्रैटेजिक रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, रेप्यूटेशनल रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है, रेगुलेटरी रिस्क होता है। मतलब वो घटना या वो रिस्क जिसके तहत, स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या होता है? जब जिसके तहत आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पा रहे हो, दैट इज स्ट्रैटेजिकल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, पैसे की हानि, नुकसान। रेप्यूटेशनल रिस्क, आपके गुडविल पे, आपके ब्रांड इमेज पे, आपके रेप्यूटेशन पे रिस्क। कंप्लायंस या रेगुलेटरी रिस्क, कंप्लायंस या रेगुलेटरी रिस्क मतलब क्या हुआ? कागज पत्तर जो फॉलो करना था वो आपने नहीं किया, जिसके तहत रिस्क इन्वॉल्व हो गया। ऑपरेशनल रिस्क, जिसके तहत डे टू डे फंक्शनिंग करने में असमर्थता आ रही हो, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, लिखिएगा, रिस्क मीन्स डेविएशन फ्रॉम अ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। Risk means deviation from a planned objective. Events do not happen as expected or desired. Events do not happen as expected or desired. Risk can be divided as follows. Risk can be divided as follows. Strategic risk, Roman 1, strategic risk. Strategic risk क्या हुआ? गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो हो गया स्ट्रैटेजिक रिस्क। रोमन 2, फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या हुआ? मॉनेटरी टर्म्स के तहत आपको नुकसान हो रहा है। रोमन 3, रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्क, मतलब तुमने कोई कागज पत्तर मेंटेन नहीं किया, कोई लॉ को पूरा नहीं किया, अब उसके लिए तुमको पेनल्टी या फाइन लगाई जा रही है। रोमन 4, रेप्यूटेशनल रिस्क, रिस्क जिसके तहत तुम्हारी इमेज पे, तुम्हारे गुडविल पे इफेक्ट हो रहा हो। रोमन नेक्स्ट, ऑपरेशनल रिस्क, मतलब रिस्क जिसके तहत तुम्हारे काम काज करने के तरीके में दिक्कतें आ रही हो, दैट इज रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल तो समझते हो मतलब क्या हुआ कंट्रोल का? कंट्रोल मतलब सिस्टम, पॉलिसी, प्रोसीडियर जिसके तहत आप एक रोक लगा सको। ऐसे 315 में आपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा होगा, वैसे भी कुछ नहीं पढ़ते हो फिर भी सुन लो। ऐसे 315 में इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया गया है कि कैसे
अंदरूनी कंट्रोल या इंटरनली कंट्रोल को कैसे किया जाए जिसके तहत जो अनसर्टेनिटी मिसहैपनिंग होगी उसे रोका जा सके, कम किया जा सके। देखो रोकना तो पूरा आपके बस में नहीं है, बट उसे कैसे कम किया जा सके। जैसा कि हमने अभी बातचीत की थी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, रिस्क जो होता है उसके बारे में, रिस्क को कैसे असेस करना है। फिर हमने बात की कैसे कंट्रोल करना है ड्यूटी को बांट करके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के तहत और मॉनिटरिंग के तहत। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम बात करें कंट्रोल का, कंट्रोल यानी कि पॉलिसी और प्रोसीडियर जिसके तहत हम एक रोक लगा सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, चीज़ों को गलत होने से रोक सकते हैं। ऐसे 315 इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसके तहत इंटरनली आप रोक लगा रहे हैं। रोक कैसे लगा रहे हैं? एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बना है जिसके तहत चीज़ों को गलत या खराब होने से रोका जा रहा है, रिस्क को असेस किया जा रहा है, ड्यूटी को बांटी जा रही है, इंफॉर्मेशन जो कि रिसीव हो रहा है उसे कम्युनिकेट किया जा रहा है और फाइनली उसे मॉनिटर करते हैं जिसके तहत एक कंट्रोल प्रोसीडियर को ऑप्ट किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंट्रोल 100% फीजिबल रहेगा या 100% बेनिफिशियल रहेगा, कुछ ना कुछ लूप होल वहाँ भी हो जाता है। क्या लूप होल होता है? लोगों का ये कहना है कि हम कंट्रोल पे इतना पैसा लगा रहे हैं बट बेनिफिट जितना हमको मिलना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ पता है मैनिपुलेशन और गड़बड़ी हो जाती है मैनुअली, जो कि दिक्कत आती है इंटरनल कंट्रोल को ऑप्ट करने में। तो ये कुछ एक खामियां भी है कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ प्लान बन गया है जिसके तहत कोई अब घटना नहीं घटेगी। कई तरह के लूपहोल्स और हर्डल्स रहते हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल कंट्रोल का मतलब लिखिएगा। कंट्रोल is defined as a policy, procedure that are designed and developed to provide assurance that objectives are to be achieved, and undesired events are prevented, detected or corrected. Next line, internal control. SA 315 defines internal control. SA 315 defines internal control as the plan of the enterprise methods and procedure which are opted by the management, to assist and support in reaching the business objectives. Internal control helps in Roman 1, efficiency and effectiveness in operation. Roman 2, controls and assist in compliances of rules and regulation. Roman 3, safeguarding of the asset of the entity.
safeguarding the asset of the entity. Next line, components of internal control. Components of internal control. Roman 1, control environment. सुनिएगा, टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पॉलिसी बनाते हैं, एक प्रोसीडियर बनाते हैं जिसके तहत कंट्रोल या नियंत्रण किया जाएगा, दैट इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। मतलब वो प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं जिसको लोअर लेवल और बाकी के लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन वुड फॉलो फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। मतलब अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, अ सेट ऑफ पॉलिसी जो कि बाकियों को पूरी करनी पड़ेगी, बाकियों को फॉलो करनी पड़ेगी। देखो क्या होता है, कई बार ना एक स्टेटस जब आ जाता है, एक अथॉरिटी जब आ जाती है, तो आपको ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ेगा। एक डर रहता है लोगों के अंदर कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे को उसके लिए पेनलाइज किया जाएगा। तो वहां पे एक डर पैदा करने की जरूरत है। डर इसलिए नहीं कि काम करने के लिए, डर कंट्रोल करने के लिए जरूरत होती है। रोमन 2, रिस्क असेसमेंट। रिस्क कहां से हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है और किस लेवल पे हमें प्रभावित कर सकता है, उसे असेस करने की आवश्यकता है। वो इंटरनल कंट्रोल उसको भी कंसिडर करेगा। कैसे कंसिडर कर सकता है, कई जगह से जानकारी प्राप्त होने के बाद कि किन किन एरियाज पे या कहां कहां संभवता है कि हमें डैमेज या हमें नुकसान पहुंचेगा, तो अब उस नुकसान को कैसे असेस किया जाए। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, कंट्रोल एक्टिविटीज। अब देखो कंट्रोल कैसे किया जाएगा, एक ही इंसान पूरा काम करेगा तो उसे चेक और रिव्यू कौन करेगा। हर स्टेज पे, हर स्टेप पे चीजों को, ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना, बांट देना, जिसके तहत क्या होगा, डुअल चेक और डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती है तो लोग काम करने के पहले 2 बार चेक करेंगे कि क्योंकि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है जो कि इसको रिव्यू करेगा। अगर गलतियां पकड़ में आ गई तो मेरी जो है, मेरे को पेनलाइज किया जा सकता है या मेरे को उसका कंसिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। तो ये जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती है, अ पर्सन डूइंग वेयर एज उसके ऊपर एक पर्सन चेकिंग एंड देन इवैल्यूएटिंग, तो एक जो रिस्क जो होता है उसे कम किया जाता है और इंटरनल कंट्रोल उसको ज्यादा ध्यान देता है, जिसके तहत ड्यूटी बांटने से क्या होता है, कंट्रोल और नियंत्रण और ज्यादा पकड़ में आ जाता है कि कहां गलती हुई है। ऐसे तो पकड़ना असंभव रहता है, किसने किया, किसने चेक किया, क्या पता। अगर आप एलोकेट कर दे रहे हो कि ये काम तुम ही करोगे और उसका काम तुम ही चेक करोगे, तो उससे क्या होगा, चीजों को पकड़ने में या गलतियों को पकड़ने में ज्यादा आसानी होती है। रोमन 4, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने बात किया है, कंट्रोल के लिए जानकारी और इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, साथ ही साथ उसे कम्युनिकेट करने की भी आवश्यकता है। किसी भी सूत्र से या कहीं से भी आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में पता चला, किसी भी वर्कर से या किसी भी एम्प्लॉय से कि सर्टेन एरियाज में गलतियां हो रही हैं, इमीडिएटली आप अपने सुपीरियर को उसके बारे में कम्युनिकेट करो। वो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए या उसका कैसा इंपैक्ट होना चाहिए उसको असेस करेगा। बट आप इस डर से अगर चुप हो जाओगे कि मेरी बात पे भरोसा क्या कौन करेगा या मेरे पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, वहीं पे चीजें और ज्यादा खराब होती हैं। तो इंटरनल कंट्रोल के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए जहां लोग खुल के अपनी बातें कर पा रहे हैं, जहां उनको कभी भी किसी और की भी गलतियां दिख रही हैं तो वो बता रहे हैं और उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। रोमन नेक्स्ट 5, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। साथ में और अल्टीमेटली उन कंट्रोल पे नियंत्रण रखना, रिव्यू करना, टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शंस लेना। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कंट्रोल में भी कुछ कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? मैनेजमेंट ऐसा सोचती है कि जितना पैसा हम कंट्रोल पे लगा रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल पे, उतना बेनिफिट तो हमको मिल नहीं रहा है। साथ ही साथ में क्या होता है पता है, ट्रांजैक्शंस में मैनिपुलेशन होता है। और क्या होता है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना इंटरनल कंट्रोल के लिए, कई बार वो अपनी ड्यूटी करने में चूक जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है जिसके चलते सफलता नहीं मिल पाती है। एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं, शुरुआत से हमने किस टॉपिक से डिस्कशन किया था। आज का डिस्कशन हमने स्टार्टअप किया था अपना ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। द फर्स्ट टॉपिक वाज आवर EIS,
इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, और हमने EIS के बारे में बातचीत की। सेकेंडली हमने किसके बारे में बातचीत की थी? बिजनेस प्रोसेस के बारे में और BPM के बारे में। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट बिजनेस प्रोसेस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑपरेशनल, सपोर्ट, मैनेजमेंट, ठीक है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट BPA के बारे में बातचीत की, हमने देखा स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग BPA, 8 स्टेप देखा था। उसके बाद ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, और कैसे कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है, कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने देखा था, बेनिफिट्स देखा था और ऑब्जेक्टिव्स देखा था। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट रिस्क होता है और कितने तरह के रिस्क होते हैं, वी हैड अ क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ इट। देन कंट्रोल कैसे किया जाता है और कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या ड्रॉबैक होते हैं। द चैप्टर इज नॉट येट कंप्लीटेड, आई विल बी टेकिंग वन मोर क्लास जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में जो फ्लो चार्ट है उसका एक अलग से एक सेपरेट डिस्कशन होगा, सेपरेट क्लास होगी जिसमें हम आपको फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।